देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मई के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर खासा उत्साह है। दौरे के दौरान नितिन नवीन संगठन पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कोर ग्रुप के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इन बैठकों में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने पर मंथन किया जाएगा। हाल ही में हुए चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत के बाद ये दौरा संगठन को नई ऊर्जा देने और आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भाजपा उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को 2022 से भी बड़ी जीत का मंत्र देंगे और संगठनात्मक मजबूती पर विशेष फोकस रहेगा। बात करें, चाहे पांडुचेरी की बात करें, जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, प्रचंड जीत तीनों राज्यों में हुई है, उसको लेकर के उत्तराखंड राज्य में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसको लेकर के अपार उत्साह उनके आने को लेकर के है और उनके अभिनंदन के लिए उत्तराखंड के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उनके अभिनंदन के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी अलग अलग प्रकार की बैठकें लेने वाले हैं, उसमें चाहे जनप्रतिनिधि की बैठक हो, चाहे पार्टी संगठन की बैठक हो या अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे कोर भाजपा की जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक हो। अलग अलग प्रकार की 2 दिन का उनका यहाँ का जो दौरा है, तो निश्चित रूप से वो अलग अलग प्रकार के बैठकें लेंगे और 2027 के लिए हमें 2022 से भी बड़ी जीत हासिल हो, इसको लेकर के मंत्र देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार पौरी और डोईवाला क्षेत्र के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जनहित के मुद्दों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा होने के संकेत मिले। मुख्यमंत्री लगातार जनप्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश के समग्र विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री धामी से विधायकों की शिष्टाचार भेंट हुई है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने मुलाकात की है। देखिए, बुके भेंट करते हुए यहाँ पर पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने भी भेंट की है। तो मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण भी मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से HDFC बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदान की गई 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने निजी संस्थाओं द्वारा जनहित में किए जा रहे सहयोग की जमकर सराहना की और कहा, ये एम्बुलेंस जरूरतमंद मरीजों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रारंभिक चरण में ये एम्बुलेंस चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों और आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए भी ऐसी ही सेवाओं की उपलब्धता की अपेक्षा जताई है। बैंक द्वारा आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक एम्बुलेंस में चिकित्सक, नर्स, अटेंडेंट और चालक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 4 वर्षों में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से प्रेरक पत्र भेजकर उनके उज्जवल, ईमानदार और जनसेवा समर्पित भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा, वर्ष 2022 में दोबारा जनादेश मिलने के बाद राज्य में बेरोजगारी कम करने, रिक्त सरकारी पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को राजकीय सेवाओं की नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कठोर नकल विरोधी कानून, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और युवाओं की मेहनत ने योग्य प्रतिभाओं को उचित सम्मान दिलाया है। मुख्यमंत्री ने चयनित कार्मिकों से निष्पक्षता, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों के साथ आम जन की सेवा करने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई चयनित युवाओं से दूरभाष पर संवाद कर उन्हें जन सेवा के लिए उत्साहित भी किया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल स्थित मां नैना देवी मंदिर एवं गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर दर्शन और अरदास की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की खुशहाली की कामना की।
राज्यपाल ने कहा कि इन पावन स्थलों की आध्यात्मिक ऊर्जा, आस्था, दिव्यता मन को अद्भुत शांति और सकारात्मकता से भर देती है। नैनीताल की धार्मिक विरासत और आध्यात्मिक वातावरण ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के कल्याण और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए श्रद्धा और एकता का संदेश दिया। देहरादून कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को अपनाते हुए सोमवार को अपने दैनिक कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन का उपयोग किया। इस दौरान वे अचानक कालिदास रोड स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय पहुंचे और विभागीय कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी जनहितकारी बनाने के निर्देश दिए। ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे अपनाने और सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक उपयोग की अपील की। धर्मनगरी हरिद्वार को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी ने डायल 112 पर फोन कर अगले 4 दिनों के भीतर हरिद्वार में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार 17 मई की रात सिटी कंट्रोल रूम में आए इस कॉल में आरोपी ने न केवल धमकी दी बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देश और राज्य के उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने तत्काल ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी और सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से संभावित क्षेत्र में दहशत और सुरक्षा संकट को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। उत्तराखंड के रुड़की मंगलौर क्षेत्र में नसीरपुर पुल के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जहां घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही। 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार की आपदा राहत टीम ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए कार में सवार 6 लोगों, जिनमें 3 पुरुष 2 महिलाएं, 1 मासूम शामिल था, को सुरक्षित बाहर निकाला और समय पर राहत कार्य से बड़ी जनहानि टल गई। तो देखिए, रुड़की मंगलौर में जो है ये गंग नहर में हादसा हुआ है, जहां नसीरपुर पुल के पास ये बड़ा हादसा। पीएसी हरिद्वार की आपदा राहत टीम ने तत्परता दिखाई और देखिए यहाँ पर टीम पहुंची, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सलाकुई थाना पुलिस ने उपद्रव के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 16 मई 2026 का है, जब डिक्सन फैक्ट्री में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने फैक्ट्री परिसर और पुलिस पर पथराव किया था। इस संबंध में पहले ही मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार 17 मई को सूचना मिली कुछ व्यक्ति संगठित होकर श्रमिकों को भड़का रहे हैं और काम पर जाने वालों से मारपीट कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग करने की कोशिश कर रहे 3 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया है। देहरादून में गढ़वाल मंडल की प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि उनका प्राथमिक फोकस प्रदेश में चल रहे नर्सिंग आंदोलन के सभी मुकदमे वापस कराना होगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था, वन्यजीव संघर्ष में उदासीनता, 4 धाम यात्रा में असफलता, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का आरोप लगाया। आशा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीब और कमजोर वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ती रही है और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे भी लड़ती रहेगी। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी आदरणीय ज्योति रौतेला जी का, अलका लांबा जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का, सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है और अपनी अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में उनका जो भी आदेश होगा उसको लेके हम लोग गढ़वाल मंडल में काम करेंगे। और हम लोगों में अभी महिला कांग्रेस का हमें एक काम दिया गया है कि जितनी हमारी 70 की 70 विधानसभा है उसमें हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष बनानी है और अध्यक्ष जो हमने बनानी वो हमें एक दमदार महिलाएं बनानी है जो पार्टी के काम को आगे तक ले जा सके और पूरे अपनी विधानसभा में अच्छा काम कर सके। और उनको ही फिर ये काम दिया जाएगा कि जितनी विधानसभा में जितने बूथ हैं अपने हर एक बूथ में अपनी एक महिला को वो उसमें रखें ताकि हम पार्टी की जो भी विचारधाराएं हैं, पार्टी का काम है वो जन जन तक, बूथ लेवल तक हम लोग पहुंचा सकें।
ये हमारा काम है और पार्टी को मजबूती के लिए जो भी हो पाएगा, महिला कांग्रेस अपनी पार्टी के साथ खड़ी है, आदरणीय गणेश गोटियाल जी के साथ। और उत्तराखंड में इस सप्ताह बढ़ती गर्मी से लोग प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासकर मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर रहेगा। हालांकि पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 20 तारीख के बाद अगले 2-3 दिन हल्की बारिश के आसार हैं, जिससे मौसम में कुछ राहत मिल सकती है। बढ़ती गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन और वन विभाग को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में भी अभी कोई जो वेदर एक्टिविटी खासतौर से जो प्रेसिपिटेशन वाली है, वो रेनफॉल, स्नोफॉल का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। और अगले अगले 2 दिन जो 48 घंटे खासतौर से, उसमें भी हमें को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। सिस्टम कुछ खास सिस्टम है नहीं जिससे कि ये एक्टिविटी हो। हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस है और हाईली एरियाज में, और ख़ासतौर से 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक ऊपर के जो हमारे 5-6 जनपद है, वहाँ पे ही एक्टिविटी के चांसेस है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वहीं पे ही जो है कहीं कहीं पे जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी के चांसेस है। और बर्फबारी भी जो है उसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो ये काफ़ी हाइट वाले जो इलाके हैं। जसपुर में उत्तराखंड कांग्रेस के आह्वान पर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ बैलगाड़ी रैली निकालकर पेट्रोल, डीजल और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य बाजार से सुभाष चौक तक रैली निकालते हुए महंगाई वापस लो जैसे नारे लगाए। इस दौरान विधायक ने आरोप लगाया, ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है और इससे हर वस्तु महंगी हो रही है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार और शिक्षा मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग की। चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर आना पड़ा। और हम बैलगाड़ी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर ये दाम ऐसे आसमान छूते रहे तो जो 50 साल पहले यात्राएं या माल वाहक का काम बैलगाड़ी करती थी, कि कहीं वो दिन ना आ जाए। तो इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई इनके दाम कम करो, क्योंकि इनके दाम बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ता है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो भाड़ा बढ़ता है, भाड़ा बढ़ता है तो खाद्य पदार्थों के। देहरादून नगर निगम ने शहर के नदी नालों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना के अनुसार कूड़ा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं और कुछ शराब विक्रेताओं और कैंटीन संचालकों पर भी जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई के तहत अब तक संबंधित लोगों पर 50,000 रुपए तक का दंड लगाया गया है। नगर निगम की टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि नदी नालों की सफाई बनी रहे। पिछले 1 माह में जो ये प्रकरण सामने आए, कई जगह विभिन्न समाचारों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय लोगों के द्वारा जो है नालों में कूड़ा जो है फेंका जा रहा है, तो उन पर चालानी कार्रवाई क्षेत्र अनुसार की गई है। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा भी निरीक्षण में पाया गया जहाँ जहाँ, तो हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की गई और चालानी कार्रवाई करके नोटिस भी दिए गए। ऐसे में जो है कई जो वहाँ पे शराब विक्रेता थे, शराब की दुकानों की जो कैंटीनें थी, उन पे भी कार्रवाई की गई है और 50-50 हज़ार का चालान तो हमारे लोगों के द्वारा। देहरादून के सेलकुई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिक प्रदर्शन और हंगामे के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग 3 एफआईआर में कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार डिक्सन लाइटेनियम और टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मेडिकेट समेत कई कंपनियों में प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, गेट तोड़ने की कोशिश, धक्का मुक्की, मारपीट की घटनाएं सामने आई। डिक्सन कंपनी मामले में 500 से 600 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्रकरण में 10 नामजद समेत 300 से 400 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं ग्लोबल मेडिकेट प्रबंधन ने बाहरी तत्वों पर यूनिट में घुसकर महिला कर्मचारियों से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेलाकुई सिडकुल क्षेत्र में धारा 163 लागू कर 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया है। देहरादून में एक नामी शोरूम में
कर्मचारी उत्पीड़न और जबरन वसूली के आरोपों को लेकर रविवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शोरूम के एक कर्मचारी की शिकायत पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मैनेजमेंट पर हिंदू कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों की नेम प्लेट को लेकर आपत्ति जताई और इससे भेदभाव से जोड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शोरूम के भीतर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बजरंग दल का आरोप है कि स्टोर प्रबंधन द्वारा कंपनी के कथित नुकसान की भरपाई हिंदू कर्मचारियों से कराई जा रही थी। हंगामे के दौरान कर्मचारी से वसूले गए 5,000 रुपए वापस कराए जाने की भी बात सामने आई है। मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची है। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। धर्मनगरी हरिद्वार की रोशनाबाद स्थित जिला जेल सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए नई हाई सिक्योरिटी बैरक तैयार कर ली गई है। इस विशेष बैरक में प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हार्डकोर अपराधियों, गैंगस्टर्स और गंभीर मामलों में बंद कैदियों को रखा जाएगा। जेल प्रशासन के अनुसार करीब 50 बंदियों की क्षमता वाली इस बैरक को विशेष सुरक्षा मानकों के तहत विकसित किया गया है ताकि खतरनाक अपराधियों को सामान्य कैदियों से अलग रखते हुए जेल के भीतर आपराधिक गतिविधियों और गैंग नेटवर्किंग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। बैरक में आधुनिक सुरक्षा उपकरण, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जेल में अनुशासन बनाए रखने, सुरक्षा चुनौतियों को नियंत्रित करने और संवेदनशील बंदियों पर कड़ी नजर रखने में बड़ी मदद मिलेगी। नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्र में सोशल मीडिया के लाइक और व्यूज का खतरनाक जुनून लोगों की जान पर अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। तराई पूर्वी वन प्रभाग की टांडा रेंज में आक्रामक तस्कर हाथी पिछले 15 दिनों में 3 लोगों की जान ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग जंगलों में घुसकर हाथी के साथ सेल्फी और रील्स बनाने से बाज नहीं आ रहे। विभाग के अनुसार ये हाथी बेहद चिड़चिड़ा और हिंसक हो चुका है और आबादी वाले इलाकों के आसपास लगातार घूम रहा है। विभाग ने क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी है, लेकिन कई युवा और तमाशबीन चेतावनी को नजरअंदाज कर हाथी के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये लापरवाही न केवल लोगों की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि हाथी को और ज्यादा आक्रामक बना सकती है। चंपावत पुलिस और एसओजी टीम ने टनकपुर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को 10.41 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी विमल प्रसाद की निगरानी और कोतवाली प्रभारी चेतन रावत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। सघन चेकिंग के दौरान जा पिज्जा रेस्टोरेंट के पास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर नई बस्ती निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार को पकड़ा गया। तलाशी में स्मैक बरामद होने पर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आमजन से नशे के खिलाफ सूचना देने की अपील की है। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित पंच केदारों में चतुर्थ केदार के रूप में विख्यात भगवान रुद्रनाथ धाम के कपाट आज सोमवार 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ विधिवत खोल दिए गए। पूर्ण वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण और धार्मिक परंपराओं के साथ दोपहर 12:45 पर कपाट उद्घाटन का भव्य समारोह संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत, महात्मा, स्थानीय लोग शामिल हुए। कपाट खुलते ही धाम हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथ के जय घोष से भक्तिमय हो गया। हिमालय की दुर्गम वादियों में स्थित पवित्र धाम में भगवान शिव के एक अनंत स्वरूप अर्थात मुख्य रूप की पूजा की जाती है। कपाट खुलने के साथ आगामी 6 माह तक यहाँ नियमित पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान होंगे। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस दिव्य धाम में पहुंचकर बाबा रुद्रनाथ के दर्शन कर आध्यात्मिक पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। जसपुर से खबर, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा जसपुर पहुंचे और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा बनाए गए बास्केटबॉल कोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर खेले गए बास्केटबॉल मैच में मंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और बास्केट में बॉल भी डाली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व विधायक की सराहना करते हुए कहा, उत्तराखंड की प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री धामी खिलाड़ियों के लिए बेहतर स्टेज और सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। विधायक
विधायक जी को, सुनील मोहन सिंघल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छी पहल उन्होंने करी है कि उन्होंने यहाँ पर युवाओं के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कराई है। अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उन्होंने ये पूरा कार्य किया है, शुभ काम। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड में जिस तरीके से खेल के प्रति बच्चों की भावना है, टैलेंट है, वो आज हमको जब हमारे गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी देखने को मिला कि उत्तराखंड टॉप 10 में उसने मेडल विजेताओं में टॉप 10 में उत्तराखंड का नाम था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल है कि हम एक स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड खिलाड़ियों को। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको स्टेज मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अभी मुझे सिंघल जी बता रहे थे कि वो यहाँ पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको, शुभकामनाएं देता हूँ। और समस्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड के, जसपुर के स्पेशली, जिन बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। सर, जसपुर के निवासियों की पुरानी मांग है यहाँ पर स्टेडियम की, तो उसके लिए किस तरह के जो है सर। माननीय पूर्व विधायक जी ने एक दो बार मेरे संज्ञान में बात डाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संज्ञान ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि खेल के प्रति। चमोली से खबर। प्रभारी मंत्री भारत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 74 करोड़ 23,70,000 रुपए की वार्षिक जिला योजना अनुमोदित की गई। बैठक के दौरान विभागों जैसे लोक निर्माण, पेयजल, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य सिंचाई, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण, स्वास्थ्य, उद्योग, पंचायती राज और शिक्षा की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए योजनाओं को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से लागू किया जाए और केंद्र एवं राज्य योजनाओं का समन्वय कर अधिकतम लाभ आम जन तक पहुंचाया जाए। लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के रूप में उनको नामित करें और उनसे काम करवाएं। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक जिले के दोनों विधायक, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे बाकी जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित रहे।